हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम आपको इतिहास, भूगोल और स्टैटिक जीके के प्रश्नों को फुल एनालिसिस कराएंगे। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आपके सामने है। पहला प्रश्न है आपका, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? सम्राट अशोक ने किस धर्म के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? आपके ऑप्शन है कलिंग युद्ध, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी युद्ध। ये बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कलिंग युद्ध में जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्यों अपना लिया था? कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध हुआ था तो वहां पर बहुत ज़्यादा खून खराबा होने की वजह से उनका मन बदल गया, वह बौद्ध धर्म में चले गए थे। अगर हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं सम्राट अशोक के बारे। यहाँ पर मैं आपके लिए सम्राट अशोक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। सम्राट अशोक के अगर कार्यकाल की बात करें, कब से कब तक इसका शासनकाल था, तो 269 से लेकर 232 बीसी या ईसा पूर्व तक था। यह आपको ध्यान रखना है। अगर सम्राट अशोक के नाम की बात करें कि जो सम्राट अशोक का अभिलेखों में नाम प्राप्त हुआ है वो किस नाम से मिला है? देवनाम प्रियदर्शी जो है इनका अभिलेखों में नाम लिया गया है। अगर हम कलिंग युद्ध की बात करते हैं, कलिंग युद्ध 261 बीसी में राजा पद्मनाथ थे, दया नदी के किनारे लड़ा गया था कलिंग युद्ध। अगर यहाँ पर बात करें बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, इसने अपने भतीजे निग्रोध से प्रेरणा ली। जी हाँ दोस्तों, इनका जो भतीजा रहा निग्रोध, कुछ इतिहासकार कहते हैं इसका मन बदल गया कलिंग युद्ध के बाद, लेकिन यहाँ पर इनका जो भतीजा था निग्रोध वो बौद्ध धर्म में था। उसकी शिक्षाओं को, उसके मतलब उसको देखकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने अपनी जो इनका पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा, उसको श्रीलंका भेजा था। अगर हम बात करते हैं सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, ये भी अशोक ने बनवाया था। अशोक के शिलालेखों की बात करें, अशोक ने कितने शिलालेख बनवाए हैं? शिलालेख का मतलब है कि बड़ी बड़ी शिलाओं पर और पत्थरों पर कुछ लिखवा देना, उसको ही हम शिलालेख बोलते हैं। तो ये 14 शिलालेख हैं। और स्तंभ लेख की बात करें, जो कि स्तंभों पर लिखा हुआ मिला है, वो 7 हैं। और गुहा लेख जो है वे 3 है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये पॉइंट है। अगर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, जिससे आपकी जांच होगी, जिससे पता लग जाएगा कि आप कितनी तैयारी में हैं। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है अमेजन नदी, नील नदी, मिसिसिपी नदी या यांगसे नदी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ये आपको याद रखना है। अगर हम नील नदी के बारे में बात करते हैं तो अफ्रीका में यह नदी पड़ती है। यह नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 6,650 किलोमीटर यानी 4,132 मील इसकी लंबाई है। अगर हम अफ्रीका की और अन्य नदियों के बारे में बात करें तो अफ्रीका में नील नदी, कांगो नदी, नाइजर नदी, जाम्बेबी नदी और लिम्पोपो नदी जो है अफ्रीका में बहती है। अगर हम लिम्पोपो की बात करें तो ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एशिया की, एशिया में जो नदियां हैं इंपॉर्टेंट वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एशिया की नदी है आमूर नदी, वांगो नदी जो कि चाइना में है, ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा, यमुना, लेना, कावेरी, नर्मदा नदी, सिंधु नदी, यांगसी नदी और मेकोंग नदी। ये जो है एशिया की कुछ इंपॉर्टेंट नदियां आपके सामने। उत्तर अमेरिका की अगर नदियों की बात करें तो मिसिसिपी नदी, हडसन नदी, डेलावेयर नदी, मैकेंजी नदी। दक्षिण अमेरिका की देखते हैं तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है। यूरोप की बात करें तो वोल्गा, टेम्स और यूराल नदी जो कि यूरोप में है। यूरोप में यूराल पर्वत भी नाम से भी एक पर्वत है जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है। अगर नेक्स्ट बात करें ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी हो जाएगी? मर्रे डार्लिंग नदी जो है ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? आपको बताना है कौन सा खनिज है जो हृदय, जो हमारा हार्ट होता है, दिल होता है, उसकी धड़कन को कंट्रोल जो करता है, वह कौन सा खनिज है? आपके ऑप्शन है पोटेशियम, जस्ता, तांबा और एल्यूमिनियम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अगर हम हृदय की बात करें
जो कि हर्ट होता है, हर्ट के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। कार्डियोलॉजी जो है हृदय के अध्ययन को बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हृदय आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मलेरिया की दवा कुनेन। जी हाँ दोस्तों, मलेरिया की दवा जो है वो किनेन है, वो किस पौधे से प्राप्त होती है? ऑप्शन है यूकेलिप्टिस, पीपल, सिनकोना या उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिनकोना के पौधे से जो है मलेरिया की दवा प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, अगर हम मलेरिया के बारे में कुछ और जाने, तो मलेरिया जो बुखार है वो प्लाज्मोडियम विवेक्स नामक वायरस के कारण होता है। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उसके कारण होता है। एनाफिलीज मच्छर को संक्रमित मादा मच्छर के काटने से मनुष्यों में रक्त प्रवाह में वायरस संचारित होता है। जी हाँ दोस्तों, जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण। यहाँ पर आप वायरस को हटा सकते हैं, यहाँ प्रोटोजोआ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगर हम प्रोटोजोआ के कुछ रोगों की बात करें, तो यहाँ पर एक ट्रिक आपको याद रखनी है, पापा काम्पेस होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पा से हो जाएगा प्रोटोजोआ, ये और दूसरे पा से हो जाएगा पायरिया, का से हो जाएगा कालाजार, में से हो जाएगा मलेरिया, पे से हो जाएगा पेचिस और सोने से हो जाएगा निद्रा रोग। जी हाँ दोस्तों, सोने को हम निद्रा बोलते हैं, तो निद्रा रोग जो भी प्रोटोजोआ से हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक आपको याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? आपको बताना है दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। आपके ऑप्शन है शुतुरमुर्ग, हमिंगबर्ड, बाज या गिद्ध। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शुतुरमुर्ग जो है दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये देख सकते हैं आप शुतुरमुर्ग का फोटो। और सबसे छोटे पक्षी की बात करें तो हमिंगबर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। इसके फोटो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं पक्षियों के अध्ययन की, पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो ऑर्थिनोलॉजी जो है पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया था। अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगे हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो हमें सपोर्ट जरूर करें और हमारे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।